प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले मैं एस.आर. यादव आपको भूगोल का प्रथम पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार अब दूसरा पाठ मानव जनसंख्या पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। पहले प्रस्तावना। संपूर्ण जीवन सृष्टि में मानव एक विशिष्ट जीव है। सभी प्रकार के भौगोलिक अध्ययन उसे केंद्र में रखकर होते हैं। अन्य प्रकार से देखें तो सभी प्रवृत्तियों में मानव साधन एवं साध्य दोनों हैं। किसी भी देश या प्रदेश में रहने वाले लोगों की जीवन शैली एवं रहन सहन के माध्यम पर यह जान सकते हैं कि वे संसाधनों का किस प्रमाण में उपयोग करते हैं। मानव जनसंख्या एवं उनका जीवन स्तर उस देश या प्रदेश के पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, जबकि मानव जनसंख्या के साथ जुड़ी हुई जानकारियां जैसे कुल जनसंख्या वितरण एवं ढांचा सतत परिवर्तनशील विषय है। इसलिए भूगोल में मानव जनसंख्या का वितरण एवं ढांचे का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को कुछ प्राथमिक जानकारियां दे रहे हैं जो भूगोल से संबंधित हैं, जो इस चैप्टर में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। पहला, अक्षांश। विद्यार्थियों, मानचित्र में पूर्व से पश्चिम खींची गई निश्चित रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। जीरो अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा के उत्तर 90 अंश उत्तर अक्षांश और 90 अंश दक्षिण अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इस प्रकार कुल 180 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। दूसरा है, मानचित्र में उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर अथवा ग्रीनिच रेखा से 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इसके बाद आता है भूगोलार्ध। जमीनी विस्तार को भूगोलार्ध के नाम से जाना जाता है। 2 गोलार्ध हैं, पहला उत्तर गोलार्ध, दूसरा दक्षिण गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले गोलार्ध को उत्तर गोलार्ध, भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले गोलार्ध को दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तर गोलार्ध में जमीनी विस्तार अधिक है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जल का विस्तार अधिक है। इस प्रकार इसे जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। अब विद्यार्थियों, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व के बारे में आपको बताते हैं। जनसंख्या घनत्व अथवा बस्ती घनता। 1 किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं, उस जनसंख्या को बस्ती घनता के नाम से जाना जाता है। एक मतानुसार विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 90% जनसंख्या जमीन क्षेत्र के मात्र 10% भाग में ही रहती है। जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान रूप से हुआ है। हम देख सकते हैं, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, पूर्व मध्य, उत्तर अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप
ये 4 क्षेत्र विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या को समाहित करते हैं। अधिक जनसंख्या वाले 4 प्रदेशों इस प्रकार हैं। नंबर 1, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड एवं श्रीलंका। पूर्व एशिया के देशों में चीन, जापान, कोरिया एवं फिलीपींस द्वीप समूह हैं। पूर्व मध्य उत्तर अमेरिका में कनाडा एवं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उत्तर पूर्व के कुछ प्रदेश। पश्चिम यूरोप, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस आदि। विद्यार्थियों, जनसंख्या वितरण किसी भी स्थल के साथ जुड़ी हुई जानकारी है, इसलिए जनसंख्या वितरण के अध्ययन में जनसंख्या किस तरह वितरित हुई है इसे ध्यान में रखा जाता है। जनसंख्या मापने की सबसे आसान एवं सरल पद्धति प्रतिशत है। दक्षिण एशिया एवं पूर्व एशिया के प्रदेश विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा से भी अधिक हिस्सा समाहित करते हैं। वर्तमान में एक अनुमान के अनुसार विश्व का प्रत्येक 5वां व्यक्ति चीन में रहता है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि एवं कम साक्षरता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विश्व में जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण। हम जानते हैं कि एशिया सर्वाधिक एवं ऑस्ट्रेलिया सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, अर्थात एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। विश्व में अलग अलग महाद्वीपों एवं क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में वैविध्य या विविधता देखने को मिलती है। उसे इस आंकड़े के आधार पर या इस डेटा से देख सकते हैं। इसमें दिया गया है, सबसे पहले नंबर 1 पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश या प्रदेश। इसके अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से अधिक है। इसमें 2 आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, एक तरफ विश्व के देश हैं और दूसरा भारत के प्रदेश हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आंकड़ा देखने के लिए या लिखने के लिए पूछ सकते हैं परीक्षा में, तो इसको आप देख करके नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, यानी 50 से 100 के बीच जनसंख्या घनता इसमें रहती है। इसमें भी उसी प्रकार से 2 कॉलम बनाए गए हैं। विश्व में कौन कौन से देश आते हैं और भारत में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, उसका वर्णन इसमें है। तीसरे आंकड़े में कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, इसके 2 उपविभाग किए गए हैं। पहला तो ये है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 10 से 49 की जनसंख्या घनत्व वाले अर्थात कम घनता वाले प्रदेश हैं। इसमें जो है विश्व में कुछ क्षेत्र जो हैं उनके बारे में बताया गया है, जबकि भारत के कुछ विस्तार हैं उसके बारे में बताया गया है। यानी यहाँ जनसंख्या जो है 10 से 49 या 50 के बीच पाई जाती है 1 किलोमीटर में। और दूसरा इसमें इसका दूसरा हिस्सा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 9 से भी कम जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, जिसमें विश्व एक तरफ और भारत में कौन कौन सा क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। ये आंकड़ा आप लोग देख लीजिएगा, उसको अपने नोट में लिख लीजिएगा। अब जनसंख्या का कद, इसमें जो है भारत में आदिकाल से मानव अधिवास देखने को मिलता है। यहाँ की धरती
बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसका इतिहास जो है साक्षी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,93,422 थी। पिछली 2001 की जनगणना की तुलना में यह जो है 18,14,55,986 अधिक है। अर्थात 2011 में जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर, जबकि जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। विश्व में प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है, अर्थात विश्व में अगर हैं हर छठवां व्यक्ति जो है एक भारतीय होगा, इतनी जनसंख्या भारत की है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। अर्थात जितनी जनसंख्या भारत की है उतनी जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया तीनों महाद्वीपों को मिला दें तो उतनी जनसंख्या होती है, उतनी जनसंख्या भारत की है। भारत अफ्रीका महाद्वीप की कुल जनसंख्या का 1.5 गुना एवं यूके की अपेक्षा 7 गुना अधिक जनसंख्या वाला देश है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की जनसंख्या की तुलना में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या अधिक है। अर्थात भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या पाकिस्तान एवं बांग्लादेश दोनों देशों की जनसंख्या है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या जो है किस तरह से फैली हुई है उसके बारे में आप लोगों को बताया। अब भारत में जनसंख्या वितरण की प्रादेशिक विभिन्नताएं, यानी क्या क्या अलगता, क्या क्या उसमें भिन्नता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत अत्यंत वैविध्य एवं विषमताओं वाला देश है। वैविध्य एवं विषमता यानी अनेकता है, इसमें कहीं पर कम है तो कहीं पर अधिक है, यह वैविध्य एवं विषमता है। यद्यपि देश में अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्य भी हैं, फिर भी यह स्थिति सर्वत्र एक समान नहीं है। जनसंख्या के केंद्रीकरण होने में कुछ परिबल एवं परिस्थितियां असर करती हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन की प्राप्यता को अधिक महत्वपूर्ण परिबल माना जाता है। प्राकृतिक संसाधन आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि प्रकृति का निर्माण जिससे होता है वह प्राकृतिक संसाधन होता है। तो ऐसे विस्तार में जो है जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। हमारे देश की जनसंख्या वितरण की कुछ लाक्षणिकताएं इस प्रकार हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों में देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा निवास करता है। अर्थात अधिक जनसंख्या वाले राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र इन 2 राज्यों की जनसंख्या को जोड़ दें तो वह भारत की लगभग चौथाई भाग की जनसंख्या होती है। यानी इन 2 राज्यों में आधी जनसंख्या भारत की निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश 2 बड़े राज्य हैं, परंतु उनमें जनसंख्या का घनत्व जो है असमान है। नंबर 1 पर राजस्थान आता है जिसकी जनसंख्या 5.6% है। राजस्थान दूसरे
मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है जिसकी जनसंख्या 6% है। इस प्रकार बिहार राज्य देश के क्षेत्रफल का 2.8% क्षेत्र घेरता है या फैला हुआ है, परंतु उसकी जनसंख्या वहाँ देश के 8.5% लोग निवास करते हैं। यानी भारत के 8.5% लोग राजस्थान उसमें बिहार में निवास करते हैं। हमारे देश के 11 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में उनके क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या का भार राष्ट्रीय औसत से ऊंचा है। राष्ट्रीय औसत मतलब पूरे देश की जो जनसंख्या होती है उसका एक औसत निकाला जाता है, उसे राष्ट्रीय औसत कहते हैं। जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में जनसंख्या का प्रमाण उसके विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। अर्थात जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 3 प्रदेश विस्तार में तो बहुत फैले हुए हैं, लेकिन जनसंख्या वहाँ कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या कम है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप, इसकी सबसे कम जनसंख्या है। अंडमान निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव एवं लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या प्रतिशत में अंडमान निकोबार का हिस्सा 0.03% है। हमारे देश की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 है। यानी भारत में 1 किलोमीटर में जो है घनता जो है वो 382 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है, वहाँ मात्र 17 है। यानी एक अरुणाचल प्रदेश की बस्ती घनता 1 किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं, जबकि पूरे भारत की जनसंख्या घनता देखी जाए तो 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। तो इस तरह से दिल्ली की बस्ती घनता जो है सबसे अधिक है, जो 11,297 है, यानी सबसे अधिक है। बस्ती घनता में दिल्ली पहले नंबर पे है और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम बस्ती घनता वाला है। इस तरह से ये बस्ती घनता के बारे में आप लोगों को बताया। अब जनसंख्या घनत्व पर असर करने वाले परिबल हैं, यानी जनसंख्या पर इतना अंतर क्यों है, उस पर क्या कारण है कि बस्ती घनता में जो है अंतर देखने को मिलता है या बस्ती घनता अधिक होती है, कुछ क्षेत्रों में और कुछ क्षेत्रों में कम होती है। तो उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। मानव को अपने अस्तित्व को टिकाए रखने हेतु तथा जीवन जीने हेतु अनुकूलन स्थापित कर सके ऐसी परिस्थितियाँ चाहिए। जबकि मानव प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विज्ञान एवं तकनीक की मदद से जीवन जी सकता है, उसका विस्तार अत्यंत सीमित मात्रा में होता है। उपजाऊ समतल जमीन प्रदेश मानव को निवास के लिए आकर्षित करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनी होती है। जनसंख्या घनत्व पर असर करने वाले परिबल हैं, उन परिबलों में सबसे पहला परिबल है भौगोलिक परिबल। भौगोलिक परिबल में कई इसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला मुद्दा है अक्षांश। अक्षांश आपको बताया मैंने, अक्षांश क्या है चर्चा पहले से कर दिया हूँ। तो ऊंचे अक्षांश वाले प्रदेशों में तापमान नीचे रहता है, अर्थात वहाँ सूर्य की किरणें जो हैं कम समय तक
रहती हैं, वहाँ ठंडी अधिक पड़ती है, इसलिए उस प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ नहीं पाता है। यद्यपि वहाँ बहुत अनमोल खनिजें एवं खनिज तेल प्राप्त होते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व कम होने से वहाँ लोग निवास कम करते हैं। इसमें अलास्का तथा साइबेरिया इसका उत्तम उदाहरण हैं। बहुत लंबा विस्तार है, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि वहाँ अधिकांशतः ठंडी पड़ती है। वहाँ का तापमान बहुत नीचे रहता है, 0 डिग्री के आसपास रहता है। इन प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलता है। मध्य अक्षांश में आए हुए जमीनी क्षेत्रों में जलवायु की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण मानव जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। यानी जहां पर तापमान मिनिमम रहता है, वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इस तरह से जनसंख्या पर असर करने वाला पहला परिबल है अक्षांश। उसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा है भूपृष्ठ। भूपृष्ठ मतलब जमीन, वहाँ की ज़मीन कैसी है। जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आप समझ लीजिए, जहाँ की ज़मीन समतल एवं उपजाऊ होगी, लोग वहाँ कृषि करने के लिए या और अपनी प्रवृत्तियाँ करने के लिए अधिक निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें सुविधा मिल जाती है। ज़मीन समतल है, सिंचाई की सुविधा है, परिवहन आदि का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ है। इन सब कारणों से वहाँ जो है जनसंख्या अधिक होती है। उसके बाद तीसरा परिबल आता है जलवायु। जलवायु, जहाँ की जलवायु गर्म होती है, वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व कम होता है। इसलिए समशीतोष्ण जलवायु जो होती है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। समशीतोष्ण जलवायु मतलब जहाँ पर न तो अधिक गर्मी हो और न अधिक सर्दी हो, ऐसी जलवायु को समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। और जहाँ पर अधिक गर्मी होती है उसे उष्ण जलवायु कहते हैं, और जहाँ पर अधिक सर्दी होती है उसे शीत जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो गर्म रेगिस्तानी प्रदेश में भी जनसंख्या कम देखने को मिलती है, और ध्रुवीय क्षेत्र विषुववृत्तीय प्रदेश में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ भी सर्दी अधिक पड़ती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होता है। इसलिए जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए जलवायु ही एक महत्वपूर्ण कारण है। जमीन अच्छी उपज देने वाली उपजाऊ जमीन में विविध प्रकार की फसलें किसान उगा सकता है। वहाँ फसल की उपज या उत्पादन अधिक होता है। सीमित जमीन में भी अधिक उत्पादन हो जाता है, लोगों का भरण पोषण हो जाता है, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। नदियाँ अधिक हैं, उन मैदानों में फसलों की सिंचाई के लिए नदियाँ से पानी किसानों को मिल जाता है, जिसके कारण जमीन भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बनता है। विद्यार्थियों, जनसंख्या घनत्व पर असर करने वाले परिबलों में भौगोलिक परिबल हो गया, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। 4-5 परिबल जो हैं इनके बारे में बताया। अब दूसरा परिबल है आर्थिक परिबल। आर्थिक परिबल का से तात्पर्य है कि जिसका निर्माण मनुष्य करता है, यानी जिससे रुपया पैसा आदि संग्रहित होता है, ऐसे परिबल को आर्थिक परिबल के नाम से जानते हैं। उसमें खनिज संपत्ति पहले है, तो अधिक विषमता एवं प्रतिकूलता वाले क्षेत्रों में भी लोग निवास कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार की कीमती खनिजें
मिल जाती हैं। विभिन्न उपाय करके उन खनिजों को निकाल करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। जैसे पश्चिम एशिया के गर्म रेगिस्तानी प्रदेशों में खनिज तेल मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गर्म एवं शुष्क जलवायु, कालगोरली एवं कोलगार्डी, अफ्रीका की ये सोने की खान है, वहाँ पर इन सब खानों के होने के कारण जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद वनस्पति है। विषुववृत्तीय जंगल का आर्थिक महत्व प्रमाण में कम है, परंतु कोणधारी पत्ते वाले वनस्पतियों में वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक होने से उसके भरपूर उपयोग के लिए मनुष्य जंगलों में रहते हैं, अर्थात उन जंगली एवं कीमती लकड़ियों से अपना जीवन यापन करते हैं। उन लकड़ियों का व्यापार करके जो है उनसे उनको आर्थिक मदद मिल जाती है। इससे उन क्षेत्रों में या वनस्पति के क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद पानी आपूर्ति एवं उसकी उपलब्धि। विद्यार्थियों, ऐसी सूक्ति है कि जल ही जीवन है। जहाँ पर जल होगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगा। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है जल। इस युक्ति के अनुसार पीने में, रसोई, साफ सफाई, सिंचाई, उद्योग, पशुपालन आदि के लिए जल की आवश्यकता रहती है। इसलिए तो पानी की निरंतर आपूर्ति मानव निवास के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। पहले से ही देखिए प्राचीन सभ्यता जो है नदियों एवं सरोवरों के किनारे विकसित हुई है, इसलिए यह परिबल भी जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव डालता है। सिंचाई की सुविधा। अब सिंचाई की सुविधा, जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होगी वहाँ किसान अपनी खेती अधिक मात्रा में करता है। तो जहाँ पर खेती अधिक होगी वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। वहाँ सिंचाई की सुविधा के कारण अधिक मात्रा में फसलें ली जाती हैं। फसलों के कारण वहाँ आर्थिक विकास के अवसर अधिक उपलब्ध होने से ऐसे विस्तार में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। अब आता है परिवहन। ये महत्वपूर्ण कारण है। यानी उद्योगपति अपने उद्योगों को विकसित करते हैं। जब माल तैयार हो जाता है तो उस तैयार माल को बाजार तक भेजने के लिए परिवहन की सुविधा आवश्यक होती है। जब परिवहन की सुविधा अधिक होती है तो उद्योगों का विकास भी अधिक होता है। परिवहन के आधार पर होने वाले औद्योगिकरण रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होते हैं। इसलिए वह स्थल रोजगार की खोज करने वाले लोगों को आकर्षित करता है। यानी जनसंख्या घनत्व पर असर करने के लिए ये महत्वपूर्ण कारण ये भी है, परिवहन भी है। औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति से कपड़ा उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योग भी विकसित हुए हैं। ऐसे औद्योगिक केंद्र कालक्रमानुसार बड़े औद्योगिक शहरों में परिवर्तित हो गए हैं। उपयोगी चीज़ों का उत्पादन करने वाले उद्योगों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। उससे रोजगारी के लिए स्थलांतरण से औद्योगिक शहर घनी जनसंख्या वाले बन गए हैं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी के लिए लोग उस क्षेत्र में या उस शहर में जाते हैं जिससे उनको रोजी रोटी मिलती है, उद्योग में काम मिल जाता है। इसलिए यह परिबल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इस प्रकार से तीसरा कारण है सामाजिक एवं धार्मिक परिबल। जनसंख्या घनत्व पर इसका भी अधिक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिबल भी जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव डालते हैं। सामाजिक रिवाजों में संयुक्त परिवार, बहुपत्नी प्रथा जैसे सामाजिक
रिवाज जनसंख्या के घनत्व पर असर करते हैं। धार्मिक कारणों से भी कुछ समुदाय के लोग अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों को यूरोप में से निकाले जाने पर वे वहां से स्थलांतरण करके पश्चिम एशिया के रेगिस्तानी प्रदेशों में नया प्रदेश इजराइल बसाया। स्थलांतरण कर मतलब उस स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करना, यह स्थलांतरण के नाम से जाना जाता, इसे स्थलांतरण कहते हैं। तो रेगिस्तानी प्रदेशों में कौन? यूरोप से निकाले गए यहूदी इजराइल को बसाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा प्रश्न में। 21वीं सदी के दूसरे दशक में अफगानिस्तान में धर्मांध तालिबानों के शासन से त्रस्त धार्मिक अल्पसंख्यकों ने स्थलांतर करके अन्य देशों में शरणार्थी के रूप में आश्रय लिया है। इस प्रकार धर्म जनसंख्या के घनत्व पर असर करता है। स्थानांतर, सामाजिक स्थानांतरण के कारण भारत में भी कुछ लोग शरणार्थी आए हुए हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। इस तरह से यह भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। अब चौथा कारण है राजकीय परिबल। सरकारी नीतियां भी जनसंख्या घनत्व पर असर करती हैं। कई बार सरकार पिछड़े एवं कम मानव जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोगों को बसाने के लिए उद्योग स्थापित करके एवं प्रलोभन देकर बसाने का प्रयत्न करती है। कई बार कुछ देशों का विभाजन होने से बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण भी होता है। 1947 में भारत का विभाजन होने पर लाखों गैर मुस्लिम लोग हिजरत करके पाकिस्तान से भारत आए तथा ये निर्वासित जिन प्रदेशों में बसे उस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व लगभग बदल गया है, अर्थात वहाँ जनसंख्या अधिक हो गई है। इस प्रकार से यह भी एक कारण बनता है। केनिया एवं युगांडा में सत्ता पलटने पर हजारों एशियाई लोग निर्वासित के रूप में यूके एवं अन्य देशों में जाकर के बसे थे। इस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए ये प्रमुख 4 कारण हैं। यह प्रश्न जो है विस्तार से लिखने के लिए आएगा, इन सबको जो है आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके बाद अपन कल शुरू करेंगे।